नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, तिथि दशमी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। रिपोर्ट के अनुसार होली 2026 की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च 2026 की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। इस बार चंद्र ग्रहण और भद्रा का संयोग होने के कारण होलिका दहन को लेकर विद्वानों के मत अलग अलग हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य 2 मार्च की रात भद्रा के पूंछ काल में होलिका दहन को उचित मानते हैं, जबकि कुछ 3 मार्च की रात भद्रा समाप्त होने के बाद दहन को शुभ बताते हैं। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के कारण रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को खेली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 11 से 127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे देश भर के अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। वहीं बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो विधि स्नातकों के लिए सुनहरा मौका है। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 1508 पदों पर भर्तियां होंगी। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेकर समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी दखलंदाजी नहीं होती तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई। यूजर्स ट्रंप के बयान को लेकर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और वह बड़े संघर्ष की आशंका की ओर इशारा कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान में शीर्ष जापानी कंपनियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास तेज किया है। वे टोक्यो में प्रमुख निवेशकों के साथ निवेश, तकनीकी साझेदारी और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, आईसीटी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। इस दौरान लगभग $11,000 करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके लक्ष्य के तहत सरकार यूपी की रणनीतिक सुविधाओं, समृद्ध बाजार और अनुकूल नीति वातावरण को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। यह यात्रा राज्य की आर्थिक वृद्धि और विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज यौन शोषण मामले में वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि अब कोई भी उन्हें जेल जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत हैं जो आरोपियों को सजा दिलाएंगे। ब्रह्मचारी ने पुलिस अधिकारी के साथ वायरल फोटो को एआई जनरेटेड बताते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और अदालत में एफिडेविट दाखिल किया है। उनके अनुसार नाबालिगों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि माघ मेले के दौरान बच्चों के साथ गलत कृत्य हुआ था। अब अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। पहाड़ों में ताजा बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में ठंड की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड और बढ़ेगी। मौसम में इस बदलाव का असर अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक दर्दनाक हादसा झारखंड के चतरा जिले में हुआ। एयर एम्बुलेंस क्रैश का असर आज भी गहरा दिख रहा है, जहां इस दुर्घटना में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें को पायलट कैप्टन स्वराजदीप सिंह भी शामिल थे। यह एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली ले जा रही थी जब रात में संपर्क टूट गया और विमान सिमरिया के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्वराजदीप का पार्थिव शरीर अमृतसर में पहुंच गया और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिससे उनके परिवार और समुदाय में
भारी शोक का माहौल है। दुर्घटना के बाद विमानन सुरक्षा नियमों और तकनीकी जांच को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करके रहने वाले लोगों के विवाद में साफ कहा है कि उक्त भूमि पर रहने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह वहां तक नहीं रह सकते क्योंकि जमीन भारतीय रेलवे की है और उसका उपयोग रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण की स्थिति को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहने दिया जा सकता और कब्जाधारियों को वह जगह खुद तय करने या वहीं पुनर्वास की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता लेने के लिए पुनर्वास शिविर लगाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है और सरकार से 31 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आगे की सुनवाई अप्रैल में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र करने वाले अध्याय पर तीखी आपत्ति जताई है और स्वतः संज्ञान लिया है, यह कहते हुए कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि पाठ्य पुस्तक में केवल न्यायपालिका से जुड़े भ्रष्टाचार और लंबित मामलों को प्रमुखता से दिखाना संस्था के खिलाफ सोचा समझा हमला जैसा है। विवाद के बाद एनसीईआरटी ने विवादित भाग को वेबसाइट से हटा दिया है और संभवतः आगे चलकर इसे पाठ्यक्रम से भी हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी एयरलाइन दुर्घटना ने यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया है। जब इंडिगो की चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 24 फरवरी को तकनीकी खराबी और पायलट बदलाव के कारण लगभग 5 घंटे तक देरी से रवाना हुई। करीब 200 से अधिक यात्रियों को एयरक्राफ्ट में ही लंबे समय तक बैठने को मजबूर होना पड़ा, जबकि केबिन में एयर कंडीशनिंग फेल होने से गर्मी बढ़ गई, जिससे यात्रियों ने सोशल मीडिया पर असहजता जताई। कुछ यात्रियों ने विमान में रोष प्रदर्शन भी किया और अधिकारियों की आलोचना की, जिससे विमानन सेवा और यात्री सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल उठे हैं। मंत्री स्तर पर भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले सोलर पैनल और सोलर सेल पर लगभग 106% की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है, जिससे भारतीय सोलर उत्पादों को अमेरिका में भारी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही अनुचित सब्सिडी से भारतीय उत्पादक सस्ते दामों पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान हो रहा है। इस फैसले से भारतीय सोलर कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है और भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह पूरे देश के बैंकिंग और सरकारी खातों की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला बन गया है। हरियाणा में RS 590 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में हरियाणा सरकार के खाते से बड़ी रकम अनधिकृत लेन देन के जरिए हेराफेरी हुई। बैंक ने इसके बारे में बैंकिंग नियामक और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई और 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्राथमिक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जांच में पता चला है कि सरकारी विभागों के खातों में संदिग्ध लेन देन हुए और कई खातों से पैसा बाहर निकाल दिया गया। हरियाणा सरकार ने कुछ पैसे रिकवर भी किए हैं और फ्रॉड की गहन जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने RS 10,000 करोड़ के बजट के मुख्य उद्देश्य और योजनाएं पेश की हैं, जिनका लक्ष्य किसानों, गरीब परिवारों और युवाओं को फायदा देना है। बजट में किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कृषि सब्सिडी, फसल बीमा और निवेश बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं, ताकि खेती अधिक लाभदायक हो सके। बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बिजली सस्ती पड़ेगी। इसके अलावा लड़कियों के लिए नई योजना भी शुरू की गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि यह बजट विकास, समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य वीजा नियमों में बड़े बदलाव की ओर बढ़ने वाली योजना से संबंधित है, जिसका असर भारतीय और अन्य विदेशी पेशेवरों पर भी पड़ेगा। अमेरिकी प्रशासन ने H-1B और पेरेम कार्यक्रमों में मजदूरी निर्धारित करने के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जो अब फेडरल समीक्षा से गुजर चुका है और अगला चरण नीति कार्यान्वयन का होगा। इन प्रस्तावित बदलावों के तहत H-1B वीजा धारकों और स्थायी रोजगार प्रक्रिया में आने वाले विदेशी कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जा सकती है, ताकि स्थानीय श्रमिकों को
हो रहे कथित नुकसान को दूर किया जा सके। यह कदम व्यवसायों, तकनीकी कंपनियों और विदेशी कार्यबल के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वीजा नीति का ढांचा बदलने और रोजगार बाजार में संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने यूजीसी के नए नियमों से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान तंज कसते हुए कहा कि कुछ याचिकाएं अब ज्यादा हो रही हैं और केवल मीडिया सुर्खियां पाने के लिए दायर की जा रही हैं, जिससे कोर्ट का समय व्यर्थ खर्च हो रहा है। उन्होंने सुनवाई में वकीलों से कड़ी भाषा में सवाल पूछे और बताया कि ये नियम पहले ही अंतरिम रोक के तहत रखे गए हैं, क्योंकि वे अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाले बताए गए हैं। सीजेआई ने याचिकाओं की बाढ़ पर नाराजगी जताई है और कहा कि कानून का उपयोग केवल प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की देहरादून विधानसभा सत्र में आज राजनीतिक तनाव देखने को मिला, जब पूर्व मंत्री सतपाल महाराज और राज्य कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने सरकार पर निशाना साधा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के फैसलों और सरकारी नीतियों को लेकर तीखी आलोचना की, जिससे सदन में हंगामा हो गया। महाराज ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार जवाबदेह नहीं रही है और जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही। इससे सत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया और विपक्ष तथा सरकार के बीच वाद विवाद बढ़ गया। ये घटना के बाद विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान भारत और इजरायल लगभग 8.6 से $10 बिलियन, करीब $80,000 करोड़ से ऊपर की डिफेंस डील पर सहमत हो सकते हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन और उन्नत युद्ध तकनीक शामिल हैं। यह समझौता आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम, हेरोन सीरीज ड्रोन, स्पाइस 1000 स्मार्ट बम और रैम्पेज मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और तकनीक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। डील से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में नई मजबूती आएगी और भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव ने फिर से राष्ट्रीय चर्चा छेड़ दी है। यूनियन कैबिनेट की बैठक में केरल सरकार के उस प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें राज्य का नाम संविधानिक प्रक्रिया के तहत केरलम किया जाना शामिल है। इतिहास में केरलम नाम की प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को आधार बनाकर राजनीतिक नेतृत्व ने इसे सुझाया है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक लाया जाएगा और दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल जाएगा। प्रस्ताव का समर्थन कुछ समूह कर रहे हैं, जबकि आलोचक बदलाव को बातचीत योग्य मानते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।